स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेईई बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, कल दोस्तों आप सभी का हिंदी का बोर्ड परीक्षा है, कल आपका 19 फरवरी है। ठीक है, और कल आपका जो हिंदी का बोर्ड परीक्षा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों हिंदी का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चंस रहने वाला है। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो सारा प्रश्न आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे, जैसा कि आपको 19 फरवरी को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। जितना सारा दोस्तों उनको जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, सबसे दोस्तों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी। ठीक है, गोपियां दोस्तों किसके अनन्य भक्त थी। आपको पता हो कि गोपियां हमेशा कृष्ण से प्यार करते रहते थे। ठीक है, कृष्ण के चलते इधर से उधर चलते रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका 2 नंबर का प्रश्न कहता है पूरैन पात का क्या अर्थ होता है। ठीक है, पूरैन पात का मतलब क्या होता है। तो पूरैन पात रहत जल भीतर। ठीक है, सुने होंगे। तो पूरैन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसका बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका 3 नंबर बोलता है गोपियां ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। ठीक है, गोपियां ने दोस्तों उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। तो कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 4 नंबर दोस्तों बोलता है किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताइए। ठीक है, कौन सा महीना दोस्तों चारों तरफ हरियाली छा जाता है, और उस महीना जो है आने वाला, वो महीना आने वाला। ठीक है, जिसमें आपका होली होता है। होली कौन से महीना में होता है सर जी। होली तो मार्च में होता है। मार्च में होता है। मार्च कौन सा महीना होता है हिंदी में कहें तो फागुन। ठीक है, फागुन के महीना में चारों तरफ हरियाली छा जाता है, एकदम मस्त लगता है, सुहावन मौसम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर दोस्तों का उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है। ठीक है, उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, त्रिमूर्ति लिखा ले, त्रिपाठी निराला इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर दोस्तों कहता है किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान जो डाल सकती है। किसकी मुस्कान दोस्तों इतना मोहक है जो मुर्दे में भी अपना जान जो डाल सकती है, यानी कि जान डाल सकती है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में से हो जाएगा नन्हे शिशु ने, मतलब कि देखिए छोटा बच्चा जब भी हंसता है तो मस्त लगता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। तो रूपांतर है सूरज की किरणों का। पढ़े होंगे ना, हाँ सर पढ़े हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूरज की किरणों का। ठीक है, चलिए आगे 8 नंबर का था बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। ठीक है, जब उनका इकलौता बेटा मर गया था। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत तब भी क्या कर रहे थे, तो गा रहे थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, और उसी समय उनका चरण उत्कर्ष देखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर का था भगत जी का बेटा कैसा था। ठीक है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। तो बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त और बोधा सा था। ठीक है, सुस्त और बोधा सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर दोस्तों का था भगत जी की पोतोहू कैसी थी। ठीक है, भगत जी की जो पोतोहू है वो कैसे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाए सुभाग सुशील होने के साथ साथ घर की पूरी प्रबंधिका करती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर होता है बोधा का मतलब क्या था। ठीक है, कम बुद्धि वाला कि मोटा कि ज्ञानी कि सुंदर। ठीक है, देखिए बोधा का मतलब ही होता है कम बुद्धि वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, जितना प्रश्न बता रहे हैं उनको जरूर देखिएगा, जितना सारा दोस्त उनको जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का आदमी था। तो आपको पता होगा कि जो पान वाला हमेशा मुंह में पान ले रहता था। ठीक है, एकदम हंसमुख मिजाज वाला खुश मिजाज वाला आदमी था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर में बोल रहा कि मोटा और बहुत बातूनी व्यक्ति था, नहीं। तुनुक मिजाज और चिड़चिड़ा स्वभाव था, यह भी नहीं। ठीक है, भावुक और सभी की मदद करने वाला था, यह भी नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है एक मोटा हंसमुख और खुश मिजाज वाला आदमी था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर दोस्तों कहता है नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी गई थी। ठीक है, बनी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संगमरमर पत्थर का बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर कहता है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो आपको पता दोस्तों जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो मूर्ति था, ठीक है, उसमें चश्मा नहीं था। ठीक है, तो चश्मा कौन बदलता था। तो चश्मा दोस्तों वो कैप्टन बदलता था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैप्टन, जो कि बुरा
गरियाल सा लग रहा था। ठीक है, चलिए 15 नंबर दोस्तों कहता है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक, नेताजी चश्मा हमेशा कौन पहनता है, खुद से पहनते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा स्वयं प्रकाश। ठीक है, खुद से यानी कि स्वयं, तो नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है लेखक क्या खेलते थे। ठीक है, लेखक दोस्तों क्या खेलता था आपसे पूछा है, तो लेखक लूडो खेलता था, क्रिकेट, नाटक या गिल्ली डंडा। तो लेखक दोस्तों जो आपका तारकेश्वर नाथ है, ठीक है, शिव पूजन सहाय, वो हमेशा नाटक खेलते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 17 नंबर का, हलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। ठीक है, हलदार साहब को दोस्तों ऐसा क्यों लग रहा था कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, किसके मूर्ति पर, सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पर। ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि कैप्टन जो मर गया था। ठीक है, कैप्टन मर गया था, इसलिए उनको लग रहा था कि अब जो है मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर दोस्तों कहता है बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलवाई। ठीक है, बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलवाई, तो अपनी पोतोहू से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर दोस्तों कहता है बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाल गोविंद भगत के पाठ के आधार पर बताएं श्रम बिंदु कैसे कहा जाता है। ठीक है, श्रम बिंदु दोस्तों पसीना को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर दोस्तों, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर, जाग जरा जरा। ठीक है, जाग जरा पंक्ति किस कहानी से ली गई है, तो तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर दोस्तों ये बाल गोविंद भगत से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर दोस्तों कहता है कि कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया, तो कृष्ण ने गोपियों के लिए योग का संदेश भिजवाया था, योग का, जैसे कि बिरहन की आग जली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 21। 22 नंबर दोस्तों कहता है कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपिया की स्थिति कैसी लगे, जब योग का संदेश सुनी कौन गोपी किसके अनुसार भेजा गया था, कृष्ण के अनुसार, तब दोस्तों जो गोपिया का जो स्थिति हो गया बिरहा की जैसे आग जलता है। ठीक है, उसी प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए 23 नंबर दोस्तों कहता है गोपिया के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है, गोपी के अनुसार होता है दोस्तों, गोपिया के अनुसार। ठीक है, कि कृष्ण ने कौन सा मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो प्रेम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर दोस्तों कहता है हलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे, एकदम बच्चा वाला सवाल है और इसका आंसर सभी का नीचे कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 15 दिन। ठीक है, तो कितना दिन बाद दोस्तों हलदार साहब जो है कस्बे से गुजरते रहते थे। ठीक है, चलिए 25 नंबर दोस्तों कहता है उत्साह और अट नहीं रही कविता के इन दोनों के कवि कौन है, हम लोग अभी देखे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों लगता है प्रश्न रिपीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर 26, 27, 28, 29, 30 5 गो प्रश्न रिपीट हो चुका है। कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग जो है सब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिपीट होने दीजिए, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था उसको जरूर देख लीजिएगा। अति लघुत्तरीय स्टार्ट हो चुका है, निम्न में से किन्हीं 8 प्रश्नों का, निम्न में से किन्हीं, ठीक है, निम्नलिखित 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 के उत्तर दें, जो कि आपका 12 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो 31 नंबर कहता है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अपनी नीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। ठीक है, मतलब देखिए गोपी के अनुसार जो राजा होना चाहिए वो अपने जनता के हित में कार्य करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से गोपिया जो अपने राजा को कहता है, यानी कि उनके अनुसार जो राजा होना चाहिए कि वो हमेशा प्रजा की रक्षा करे, प्रजा के हित में कार्य को करे। ठीक है, काम को करे, इस प्रकार से। चलिए अब 232 नंबर कहता है संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है, जैसे कि साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि ठीक करने वाले कारीगरों के पास काम करने वाले लड़के संगीतकार की तरह ही कार्य करता है। संगीतकार मतलब देखिए, संगीतकार मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति गाना गा रहा है, ठीक है, तो उसको दोस्तों ताल देता है पीछे से लोग, उसको संगीतकार कहते हैं। अब जो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे वो मैकेनिक का काम कर रहा है, तो उसके सामने कुछ सामान लेकर आता हो तो वो संगीतकार का काम करता है।
तो ये बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोलता है कि लोहार, काष्ठकार, मूर्तिकार, रंग रंगेल और वाले चर्मकार, नल ठीक करने वाले और पत्थर का काम करने वाले, सब जो है इसी श्रेणी से संबंधित है, जो अपने अपने गुरु या उत्साह से उस्ताद से अभ्यास के काम द्वारा सीख लेते हैं, ठीक है। मतलब देखिए दोस्तों, अगर आप किसी काम को सीखते हैं तो खुद से नहीं सीखते, चाहे तो इसका गुरु कोई होगा, ठीक है, उससे आप काम को सीखते होंगे। चलिए 33 नंबर दोस्तों कहता अट नहीं रही है कविता में कवि ने किन प्राकृतिक व्यापकता का रूपों का वर्णन किया है। अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति के व्यापकता का फागुन की सुंदरता के रूप में प्रकट किया है। प्रकृति की सुंदरता और व्यापकता फागुन में समान नहीं पा रही है, ठीक है, यानी कि इसलिए वह सब तरह फूटी पड़ती दिखाई देती है। फागुन का जो महीना होता है इतना मनमोहक होता है, इसी पर जो कवि कहते हैं कि जो फागुन का महीना है वो अपने में अट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है, ठीक है। चलिए 34 नंबर दोस्तों कहता है फादर कामिल बुल्के, यानी कि कामिल आपका फादर बुल्के जो है, बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है। जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि, ठीक है, पवित्र हो जाती है तथा उसके ताप में उष्णता होती है, उसी प्रकार फादर वुल्क को याद करना शरीर और मन में उष्मा, उत्साह तथा पवित्र भाव भर देता है। अतः फादर की स्मृति किस यज्ञ की पवित्र आग और उसके लोग इस तरह आजीवन बने रहेगी, यानी कि वह हमेशा अमर रहेंगे। 35 नंबर का पान वाला का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, यानी पान वाला कैसा कैसा आदमी था, ठीक है। पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग काला था, यानी कि उसका शरीर का, ठीक है, वह शरीर से मोटा था, उसकी आंख हंसती हुई थी, तोंद निकली हुई थी। जब वह किसी बात पर हंसता तो उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती, ठीक है, एकदम मस्त से, ठीक है। वह स्वभाव से खुश मिजाज वाला था। बार बार पान खाने से उसके दांत लाल काले हो गए थे। कोई भी बात कहता तो मुंह में से पान थूक के बोलता था, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर वो लिखेगा। 36 नंबर कहा है चश्मे वालों को देखकर हलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए। चश्मे वाले को देखकर दोस्तों हलदार साहब जो चक्कर में क्यों पड़ गए, तो हलदार साहब के दिमाग में यह बात थी कि चश्मा वाला अवश्य कोई फौजी आदमी या नेताजी का साथी रहा होगा। लेकिन उस बूढ़े मरियाल और फेरी वाले व्यक्ति को देखकर हलदार साहब चक्कर में पड़ गए, क्योंकि हलदार साहब को नहीं पता था कि कैप्टन जो है बूढ़ा व्यक्ति था, ठीक है, वो फेरी का काम करता था चश्मा बेचने का। लेकिन जब मतलब पता नहीं था, उससे पहले वो समझते थे कि वो नेताजी का साथी था या फिर सैनिक था, इसलिए जो नेताजी के चश्मा को बदलता था, यानी कि मूर्ति पे चश्मा बदलते रहता था, ठीक है। चलिए 37 नंबर दोस्तों का था कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात की गई है, ठीक है। तो वे आवश्यक तत्व कौन से हैं, तो कविता में फसल उपजाने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं का बात की गई है, जैसे कि मनुष्य की परिश्रम, पानी, मिट्टी, धूप, हवा, ये पांचों चीज के बजाय फसल कभी नहीं उग सकता है, ठीक है। चलिए 38 नंबर दोस्तों कहता है कवि के अनुसार फसल क्या है, ठीक है। कवि के अनुसार फसल क्या है, तो कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, लाखों लोग के हाथ के स्पर्श की गरिमा तथा भिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण, सूरज की किरण और वायु की मंद गति का परिणाम है। यानी फसल मनुष्य और प्रकृति दोनों के मिलकर कार्य करने का उपज कहलाता है, और इस प्रकार से फसल थिरकन की पानी है। चलिए फसल कविता कौन कौन पढ़े नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका बाद दोस्तों लघु उत्तरीय यहाँ पर चालू होता है, जिसमें टोटल 8 को पूछेगा, 6 को का जवाब देना, ये 18 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलिए तो 39 नंबर का था पाठ में उन प्रसंगों का उल्लेख करें जिनसे फादर कामिल बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो फादर बुल्के ने पहला अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था। वे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। यहाँ के लोगों की हिंदी के प्रति उदासीनता देख के वे क्रोधित हो जाते थे, ठीक है। इन प्रसंगों से पता चलता है कि वो हिंदी से बहुत ही प्रेम करते थे, लगाव करते थे। चलिए आगे 240 नंबर का था लेखिका मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखिका मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट था, ठीक है। लेखिका पिता स्त्रियों की शिक्षा के विरोध नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा जो 4 दीवार के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे, बाहर नहीं जाना चाहते थे। और इस सब को देखते हुए शीला अग्रवाल जो कि आपका लेखिका मन्नू भंडारी की अध्यापिका थी, ठीक है, हिंदी साहित्य की,
तो दोस्तों उनके 16 भारतीय जो कि बाहर तक उनको जाने को कहा, 4 दीवारी से उनको आज़ाद किया। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें इस प्रकार से लिखा, परंतु लेखिका खुले विचार की महिला थी। लेखिका के पिता आपका लकड़ी के, ठीक है, लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना, भाषण देना उसके पिता को पसंद नहीं था। कहीं जाकर युद्ध करना, ठीक है, संग्राम में जुट जाना उनको पसंद नहीं था। किनको? पिताजी के उनका। ठीक है, चलिए 41 का कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। सबसे पहले मृतक में भी जान डाल देना नन्हे शिशु का काम है। कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना, बांस या बबूल से, ठीक है, शेफालिका के फूल का झरना, स्पर्श पाकर पत्थर का पिघलना, तिरछी नजर से देखकर मुस्कुराना, इस प्रकार से लिखिएगा। 44 दोस्तों कहता है शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि शहनाई के बिना डुमराव अधूरा है। ठीक है, यानी कि डुमराव के बिना शहनाई अधूरा है। कि जो वाद्य यंत्र आता है वो शहनाई के ही सोम नदी के किनारे से आता है। ठीक है, जैसे कि लिखे मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव के में ही हुआ। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीड का जो प्रयोग है, रीड के अंदर की जो पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, रीड नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसी कारण शहनाई को दुनिया में डुमराव का महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक हम लोग 44 प्रश्नों को सोल्व किए। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले जो कि आपका निबंध लेटर सब रहेगा। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए आप लोग, जो आप सपोर्ट नहीं करें तो सपोर्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम है दोस्तों, थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट कीजिए, मोटिवेशन दीजिए, तब अच्छा वीडियो आएगा। जैसे हम लोग जो मैथ में, सोशल साइंस में तहलका मचाएं। ठीक है, इस बार आप लोग सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, आगे आज के वीडियो को एकदम